हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास हिंदी का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जो कि एक भाषण है जो कि दिया गया है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। जैसे कि प्यारे बच्चों, कुछ ही दिनों के बाद इलेक्शन यानी चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले ये चैप्टर को अगर आप पढ़ लिए तो आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे अच्छे चीजों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे चुनाव से पहले कौन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किस किस तरह का चीजों का नेता को भी ध्यान रखना चाहिए, है ना, किसको वोट करना चाहिए, ये सारी चीजें जो है हम लोग आज जयप्रकाश नारायण जी के मुंह से सुनेंगे। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति जो है एक भाषण है जो कि दिया गया था पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छे से देख लिए तो प्यारे बच्चों आपके सोचने समझने की जो शक्ति है वो बदल जाएगी, जो आप सोचने समझने का जो तरीका है ना वो बदल जाएगा अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए तो। हम लोग जो है इस चैप्टर का पहले आपको लेखक परिचय को बताएंगे, यानी कि पहले हम आपको जयप्रकाश नारायण जी के बारे में अच्छे से बताएंगे, है ना, क्योंकि आपको पता ही है लेखक परिचय से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जो है आपको संपूर्ण हिंदी अर्थ, अगर किसी के पास प्यारे बच्चों ये बुक है ना, दिगंत बुक, तो इसका आप तीसरा चैप्टर खोल लीजिएगा। जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है उसी को हम यहाँ पर टाइप करवा दिए हैं और बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं प्यारे बच्चों लेखक परिचय से। सबसे पहले मैंने जैसे बताया संपूर्ण क्रांति जो है एक भाषण है जो कि दिया गया है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। यह भाषण कब दिया गया था, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो अच्छे से याद रखिएगा। यह भाषण जो है 5 जून 1974 को दिया गया था। कहां पर? गांधी मैदान पटना में। आपको पूछा भी जाता है यह भाषण कहां दिया गया, तो पटना के गांधी मैदान में। और कब दिया गया? 5 जून 1974 को। 5 जून 1974 को यह संपूर्ण क्रांति जो भाषण है वो दिया गया था। वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं जयप्रकाश नारायण जी का जन्म के बारे में। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। उनकी जो मृत्यु है, जो निधन है, वो हुआ है 8 अक्टूबर 1979 को, यानी 8 अक्टूबर 1979 को जयप्रकाश नारायण जी का मृत्यु हो गया था। ठीक है, हम बात करते हैं जन्म स्थान के बारे में, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहां पर हुआ था, तो सिताब दियारा गांव। पूछा जाता है उनका जन्म कहां पर हुआ, सिताब दियारा गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार का जो सारण जिला है वहीं पर जो है ये फैला हुआ है सिताब दियारा गांव, वहीं पे जो है जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। बात करते हैं उनका पुकार का नाम, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी को कई सारे नामों से बुलाया जाता है। जैसे बचपन में उनको बाउल कह के बुलाया जाता था। आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बताइए जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम क्या था, तो जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम बाउल था। बड़े होने पर उनको जेपी के नाम से वो प्रसिद्ध हुए और अपनी जन पक्षधरता, यानी लोगों के लिए वो बहुत सारे काम करते थे, जन कल्याण को लेकर के लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते थे, इसीलिए इनको लोकनायक नाम से भी जो है ये प्रसिद्ध हुए। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपके लिए हमेशा काम दे। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप नोट कर लीजिएगा जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, है ना। देखिए जयप्रकाश नारायण जी का कई सारे नाम है। सबसे पहले उनको जयप्रकाश नारायण जी को बचपन में क्या कह के बुलाया जाता था, तो बचपन में प्यारे बच्चों उनको बाउल कह के बुलाया जाता था, बाउल। ठीक है, फिर जयप्रकाश नारायण जी को जेपी के नाम से भी बुलाया गया। फिर जयप्रकाश नारायण जी को प्यारे बच्चों लोकनायक भी कहा गया, लोकनायक। अब लोकनायक क्यों कहा गया, तो क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी जो है वो लोगों का भला करते थे, जन कल्याण संबंधित काम करते थे, यानी लोगों का जिससे भला हो इस तरह का जयप्रकाश नारायण जी काम करते थे, है ना। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म के बारे में पूछा जाता है, तो अभी मैंने बताया कि जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म है ये हुआ था 1902 में। बात करें मृत्यु की प्यारे बच्चों, तो जयप्रकाश नारायण जी का जो मृत्यु है ये कब हुआ था, तो अच्छे से याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन को पूछा जाता है 1979 में। ठीक है, उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी का गांव है सिताब दियारा गांव, जहां पर उनका जन्म हुआ था। ये कुछ पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। उनकी माताजी का नाम भी बहुत बार पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण जी का माताजी का नाम फुलरानी एंड पिताजी का नाम हरसियू दयाल। तो पिताजी का नाम है हरसियू दयाल और माताजी का नाम है फुलरानी। माताजी का नाम फुलरानी, पिताजी का नाम हरसियू दयाल। और उनकी जो पत्नी है उनका नाम क्या है, प्रभावती देवी। प्रभावती देवी उनकी पत्नी जी का नाम है। ये प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी, यानी प्रभावती देवी जो है एक गांधीवादी थे जिनका नाम था ब्रज किशोर प्रसाद, इन्हीं की बेटी का नाम है प्रभावती देवी। तो अच्छे से उनका लेखक परिचय को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षा के बारे में, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी की शिक्षा के बारे में। आपको पता ही है कि जयप्रकाश नारायण जी जो है एक विद्यार्थी थे और वो पढ़ाई करने के लिए चले गए थे अमेरिका। वहां पर वो मजदूरी करके पढ़ते थे। आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, आप सुनना। ठीक है, देखो शिक्षा, आरंभिक शिक्षा घर पर ही, यानी कि शुरुआत में जो है उन्होंने शिक्षा कहां प्राप्त की, घर पर। जैसे हम लोग भी शुरुआत में शिक्षा कहां पर प्राप्त किए, घर पर, मम्मी पापा के पास, है ना। फिर पटना कॉलेजिएट पटना में वो दाखिल हुई, फिर पटना कॉलेज पटना में उनकी एडमिशन हुई। फिर 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए वो अमेरिका चले गए और फिर 1922 में शिक्षा प्राप्ति करने के लिए वो चले गए अमेरिका चले गए थे।
शिक्षा प्राप्त करने के लिए। कब? 1922 में। तो ये डेट अच्छे से याद रखिएगा। अमेरिका कब गए थे? 1922 में। वहां जो है वो मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा ग्रहण की। यानी कि अमेरिका में जब जयप्रकाश नारायण जी गए तो वहां पर उन्होंने दो तरह का शिक्षा को लिया, एक मार्क्सवाद और एक आपका समाजवाद। ठीक है, आगे इसके बारे में भी जानेंगे। मां की अवस्था के कारण पीएचडी ना कर सके और देश लौट आए, और उनकी जो माता जी है उनकी तबीयत थोड़ी बहुत खराब रहती थी, है ना, तो जिसकी वजह से ये पीएचडी नहीं कर पाए और फिर ये अपने देश वापस लौट गए भारत। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। वो जो है कब गए थे प्यारे बच्चों? अमेरिका 1922 में। और वहां पर उन्होंने कौन सी पढ़ाई की? मार्क्सवाद और समाजवाद दोनों की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। अब मार्क्सवादी और समाजवादी क्या है इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। अब उनका थोड़ा सा राजनीतिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल से रिलेटेड ये आपका चैप्टर है। पॉलिटिकल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले वो जो है 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। तो कांग्रेस पार्टी में वो कब शामिल हुए? 1929 में। फिर 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, आपको पता ही है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 में शुरू हुआ था। ठीक, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था और इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी भी थे। तो आपको पता ही है ये आंदोलन शुरू होने के बाद सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो इसमें से जयप्रकाश नारायण जी को भी गिरफ्तार किया गया था। तो 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था उसी के दौरान वो जेल भी गए थे। जेल से बाहर निकलकर वो कांग्रेस के अंदर ही एक नया पार्टी बनाया जिसका नाम रखा गया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। उसमें जो है उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सबसे पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे 1929 में। 1932 में उनको जेल किया गया था, है ना, जब आंदोलन चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर वहां से आने के बाद इन्होंने एक पार्टी बनाया जिसका नाम रखा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इस पार्टी की गठन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। आगे देखते हैं। 1939 में फिर से जेल गए और फिर से 1943 में जेल गए। ये कई बार जेल गए। गांधी जी भी कई बार जेल गए थे, 1919 में, 1922 में, 1932 में। वैसे ये भी 1939 1943 में जेल गए। 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली और फिर 1942 का जो आंदोलन हुआ था, कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन की वजह से जयप्रकाश नारायण जी बहुत फेमस हो गए। इनको बहुत पूरे भारत के लोग लगभग जानने लगे क्योंकि इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी इस आंदोलन में। आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान। फिर आजादी के बाद एक पार्टी बना प्यारे बच्चों जिसका नाम था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। क्या नाम था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ये कब बना? 1952 में। तो इस पार्टी में भी, इस पार्टी का गठन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा जयप्रकाश नारायण जी का। ठीक, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। फिर 1974 में आपको पता है बिहार में एक आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व इसी ने किया, इसी के अंडर में ये आंदोलन चला, है ना। और आपातकाल के दौरान ये फिर से जेल गए और इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। और जो जनता पार्टी बनी थी 1977 में, है ना, याद है आप लोगों को, जो जनता पार्टी बनी है 1977 में। भारतीय जनता पार्टी बनी है 1980 में, लेकिन ये जो जनता पार्टी है ये कब बनी है? 1977 में। तो ये जो जनता पार्टी 1977 में बनी है, इसका अध्यक्ष कौन था प्यारे बच्चों? जयप्रकाश नारायण। तो जनता पार्टी का जो गठन है ये इसी की अध्यक्षता में बना था 1977 में। ठीक, उसके बाद यहां पर 1974 में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व भी जयप्रकाश नारायण जी कर रहे थे। आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण जी जेल गए थे। आपातकाल कब लागू हुआ था? 1975 में, 25 जून 1975 को। ये सब डेट आप लोग एक जगह लिख लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछा ही गया है। ठीक, उसके बाद 1942 में जो आंदोलन चल रहा था तो इसी से इनको ये बहुत ज्यादा फेमस हुए और 1942 में इन्होंने प्रसिद्ध प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। चलिए अब आगे बात करते हैं। उनके द्वारा कुछ काम किया गया था, कृतियां, जैसे उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नाम का एक किताब लिखा। फिर कुछ इन्होंने कविताएं भी लिखी और कुछ डायरी और कुछ निबंध भी इन्होंने प्रकाशित किया। तो ये क्वेश्चन आता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी ये किताब किसने लिखा था? जयप्रकाश नारायण जी ने। उनको कुछ सम्मान भी, उनको कुछ पुरस्कार भी मिला। जैसे 1964 में समाज सेवी के लिए उन्होंने जो है 1964 में समाज सेवा किया था, जिसके लिए समाज सेवा उन्होंने 1964 में किया। उसके एक साल के बाद यानी 1965 में उनको मैग्सेसे सम्मान मिला। फिर 1998 में उनको भारत रत्न मिला। तो ये भी याद रखिएगा, 1998 में जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया और 1965 में उनको मिला मैग्सेसे सम्मान। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज सेवा किया था 1964 में। वो राजनीति को छोड़ दिए थे और समाज सेवा में लग गए थे, लोगों के भलाई में लग गए थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये लेखक का कुछ परिचय था। आपका ये जो तीसरा चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से लगभग 3-4 क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आता है, इसलिए लेखक परिचय को एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। जो आपका बुक है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो दिगंत बुक है, इस बुक में जो चैप्टर है आपका 3 संपूर्ण क्रांति, उसी चैप्टर को यहाँ पर छाप लिया गया है। अच्छे से आप सिर्फ मेरी बातों को सुनना, सारी चीजें आपके एक एक करके समझ में आएंगी। ये एक भाषण है ना, संपूर्ण क्रांति, जो कि दिया गया है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। तो यहाँ पर जो उन्होंने भाषण दिया है ना, उसी भाषण का एक छोटा सा अंश यहाँ पर लिखा गया है। तो जैसे अगर हम अभी बोलेंगे तो आपको यूं समझना है कि हम जयप्रकाश नारायण जी हैं और मतलब ये भाषण बोलने वाला वही है, तो समझिए कि हम वही हैं और हम ये भाषण दे रहे हैं। ठीक, तो वैसे ही सेम लिखा हुआ है, आप ध्यान से सुनो। तो बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों,
अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अब रेणु जी किसी का नाम है जिन्होंने कविता पढ़ा होगा स्टेज में, है ना। जैसे होता ना कि जैसे मान लो कोई भाषण देके गया, तो भाषण देके कोई चली गई, तो फिर हम आए, तो अभी हम क्या बोलेंगे कि अभी जो रेणु जी ने एक कविता पढ़ी, ऐसे, है ना। तो अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो ये चाहते थे, मुझसे पूछा गया वह कविता सुना दें। यानी कि रेणु जी ने मुझसे अनुरोध में वास्तव में उनका था, वो सुनना चाहते थे, मुझसे उन्होंने पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं। मैंने स्वीकार किया, लेकिन उसमें बहुत सारी स्मृतियां और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृति को जागृत कर दिया। यानी रेणु जी ने अभी अभी जो कविता गाई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वो कविता सुना दें। वो कविता जो कि बहुत ही दुखद बड़ी कहानी थी, जिसमें बहुत सारी याददाश्त है, बहुत सारी स्मृतियां हैं, बहुत सारी दुखद स्मृतियां। जैसे रेणु जी कोई कविता गा रही होगी, है ना, तो उन्होंने परमिशन लिया होगा जयप्रकाश नारायण जी से कि वो कविता सुना दें। तो जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि ठीक है, सुना दीजिए। और जब उन्होंने ये बात को बोले इन्होंने जयप्रकाश नारायण जी ने कि सुना दीजिए, तो इनके दिमाग में वो सारी यादें आने लगी, बहुत सारी दुखद भरी याददाश्त, बहुत सारी स्मृतियां, हाल ही की बहुत दुखद कहानी, ये सब कुछ उनको याद आने लगा जयप्रकाश नारायण जी को। इसमें हृदय भर उठा, दिल जो है वो भर गया। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था, एक अस्पताल है जिसका नाम है वेल्लोर अस्पताल, है ना, तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि आपको शायद मालूम नहीं होगा कि जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था, तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। जब हम वेल्लोर अस्पताल जा रहे थे, तो अपने दोस्त, एक जिस दोस्त का नाम क्या है, श्री ईश्वर अय्यर, क्या नाम है, श्री ईश्वर अय्यर, तो उनके घर पे हम 2 दिन रुके थे रास्ते में। वहां दिनकर जी, गंगा बाबू मिलने आए थे, और वहां पर हमसे कौन मिलने आए थे, दिनकर जी जो कि इन्हीं के दोस्त है, और गंगा बाबू जो कि जयप्रकाश नारायण जी के दोस्त है। ये दोनों मिलने के लिए आए थे जयप्रकाश नारायण जी से। जब ये वेल्लोर जा रहे थे, जब वो अपने दोस्त ईश्वर के वहां रुके थे, ईश्वर अय्यर के वहां, तो वहीं पे ये दोनों जो है इनसे मिलने आए थे। बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे, उनके जयप्रकाश नारायण जी के। और दिनकर जी बड़े प्रसन्न देखे, और दिनकर जी इनको देख के बहुत खुश हुए। उन्होंने अभी हाल ही की अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सब की पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आवाहन देश के तरुणों का आपने जो किया है, मैं देखता हूं। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी को जो है उनके दोस्त दिनकर जी कहते हैं कि आपने, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, कौन सा आंदोलन, छात्र आंदोलन। तो जब ये अपने दोस्त से मिले, तो दिनकर जी जयप्रकाश नारायण जी को कहे कि आप जो ये आंदोलन शुरू किए ना, ये आंदोलन बहुत अच्छा है, जो जो मेरी आशाएं था, जो जो हम चाहते थे, वो सारा चीज आप इस आंदोलन में कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। जैसे ये बात को उन्होंने बोला, ये बात कहां पर बता रहे हैं, जयप्रकाश नारायण जी एक स्टेज में ये बात बता रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो सभी लोग जो है तालियां बजाने लगे, ठीक। अब तालियां हरगिज ना बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि तालियां हरगिज मत बजाइए, कोई ताली नहीं बजाएगा, सिर्फ मेरी बात को चुपचाप सुनिए। ऐसे कौन कहा, जयप्रकाश नारायण जी, ठीक। अब आगे सुनिए। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, अब मेरे मुंह से आप वैसे शब्द नहीं सुनेंगे जो आप सुनने आए हैं, हुंकार नहीं सुनेंगे। लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा, ये विचार हुंकारों से भरे होंगे, लेकिन जो हम आपको आज कहेंगे भाषण में, ये हुंकार से भी ज्यादा होगा। क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा, और ये वैसे वैसे विचार होंगे जिनको अमल करना आसान नहीं है। अगर आप मानोगे तो ये आपके लिए आसान बात नहीं है, लेकिन आपको मानना ही होगा। अमल करने के लिए आपको बलिदान करना होगा, आपको बलिदान देना होगा, आपको अपना जान देना होगा, आपको कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा, जेल को भरना होगा, यानी कि आपको जेल जाना होगा, जमीनों की कुर्कियां होंगी, आपकी जमीन खत्म हो जाएंगी, यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, यह क्रांति है मित्रों। यह क्या है, संपूर्ण क्रांति है। आपको पता ही है, अगर आंदोलन करना शुरू कर दे, जैसे मान लो आज अगर हम लोग आंदोलन करना शुरू कर देते हैं, तो देखते हैं हम लोग, कोई जेल में चला गया, किसी को गोली मार दी जाती है, किसी की आत्महत्या हो जाती है, किसी को जेल में बंद कर दिया जाता है ना, किसी की पूरा प्रॉपर्टी को हड़प लिया जाता है, जमीन हड़प लिया जाता है ना। तो वही जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि आज जो मैं आपको कहूंगा, ये कोई हुंकार नहीं होगा, लेकिन ये हुंकार से कम भी नहीं होगा। आपको अपना बलिदान देना होगा, आपको अपना कष्ट सहना होगा, आपको गोली खानी होगी, आपको लाठी खाना होगा, आपको जेल में बंद किया जाएगा, आपका जमीन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सब होगा, लेकिन आपको ये सहना होगा। यही क्या है, क्रांति है मित्रों, यही क्या है, क्रांति है। यही एक वाहिद तरीका है जिससे कि हम लोग कुछ मांग सकते हैं सरकार से, ठीक। यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं, वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है। यह कोई विधानसभा खत्म नहीं हुआ है, यह ऐसा नहीं कि सरकार को गिरा देंगे सब मामला ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दूर जाना है, दूर जाना है। फिर एक लाइन वो कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अभी ना जाने कितनों मीलों इस देश की जनता को जाना है उस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए, यानी कि उस आजादी को प्राप्त करने के लिए इस देश की जनता को कितने मीलों दूर जाना है, ये किसी को नहीं पता। आपको ये लाइन भी पूछा जाता है कि बताइए, ये जो लाइन है, अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, ये लाइन किसने कहा था? तो ये लाइन प्यारे बच्चों जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा था, किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आजादी पाने के लिए, यानी स्वराज्य पाने के लिए, आजादी पाने के लिए इस देश का लोगों को, इस देश की जनता को अभी कितने दूर जाना पड़ेगा, कितने मीलों दूर जाना पड़ेगा, यह कोई नहीं बता सकता। जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी है, हजारों लाखों जवानों ने अपना जान दे दी है, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने। यानी इस देश को आजादी दिलाने के लिए ये सभी लोग, भगत सिंह, उनके साथी, बंगाल के क्रांतिकारी, महाराष्ट्र के, देश भर में हर जगह से लोग जो है गोली का निशाना बने। सभी लोग अपना जान दे दे करके तब इस देश को आजादी दिलाया। या तो कोई फांसी पर लटकाया गया या किसी को गोली मारा गया। जिस स्वराज्य के लिए लाखों लोग, देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही, लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद जो आजादी है, जो स्वराज्य है, उसमें जनता करा रही है, उसमें जनता चिल्ला रही है। यानी जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि इस देश को आजादी दिलाने में हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपना जान दिया, गोलियां खाई, जेल में बंद हुए। वो देश जिसको देने के लिए लाखों लोगों ने अपना जान दिया, आज ये देश में जनता फिर से करा रही है। फिर से जो जनता है वो भूख से तरस रही है, भ्रष्टाचार से बर्बाद है, पूरा देश बर्बाद है। ये कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी। क्या कहते हैं कि हजारों लोगों को फांसी दिया गया, कितने सारे लोगों को मार दिया गया, इस देश को आजादी दिलाने के लिए कितने सारे लोगों ने जान दे दिया। तब भी आज 27-28 वर्ष हो गया है। आज कितना वर्ष हो गया? 27-28 कहां गया? हाँ, जिसके लिए, इस आजादी के लिए 27-28 वर्ष के बाद जो आजादी है उसमें जनता अभी चिल्ला रही है, जनता आज भी परेशान है। बताइए, जब आजादी हम लोगों को मिल गई है तो आजादी मिलने के बाद हम लोगों को तो खुश रहना चाहिए, लेकिन आज भी जनता क्या है? वो चिल्ला रही है, परेशान है। ठीक, भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का मतलब घूसखोरी। जैसे हम लोग गए पुलिस स्टेशन तो कोई काम फ्री में होता है, लेकिन हम लोग 10,000 रुपया दे दिए ताकि मेरा काम कर दीजिए, तो इसको कहते हैं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा डेफिनेशन है, बहुत बड़ा परिभाषा है। फिलहाल हम लोग समझते हैं कि अभी क्या है? भूख है, लोग भूखे मर रहे हैं, महंगाई की वजह से लोग मर रहे हैं, भ्रष्टाचार पूरा भरा हुआ है, कोई काम नहीं है जनता का, जनता बेरोजगार घूम रहा है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, बगैर रिश्वत दिए कोई काम नहीं निकलता है जनता का। सरकारी दफ्तर, सरकारी ऑफिस, बैंक, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहां भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं चलता। यानी कि आप सरकारी दफ्तर में जाइए, सरकारी ऑफिस में जाइए, रेलवे टिकट में जाइए, कहीं भी जाइए, हर जगह आपको रिश्वत देना ही पड़ेगा। रिश्वत के बगैर जनता का कोई काम नहीं होता। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, हर तरह के अन्याय से जनता को दबाया जा रहा है। शिक्षा संस्थाएं, जो एजुकेशन है वो भ्रष्ट हो रही है, शिक्षा खत्म हो गई है। हजारों नौजवान का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है गुलामी की शिक्षा, शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन कौन सी शिक्षा? गुलामी की शिक्षा। शिक्षा पाकर दर बदर लोग जो है ठोकरें खा रहे हैं। नौकरी के लिए नौकरियां मिलती ही नहीं, नौकरी के लोग ठोकरें खा रहे हैं, तब भी कोई नौकरियां मिलती ही नहीं। दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी भी पिछले वर्षों में बढ़ती जा रही है। ये जितना भी चीज आप देख रहे हैं आज के दिन भी है। आप देखोगे आज के दिन भी जो नौजवान है वो भटक रहे हैं, लोग पढ़ते हैं, कोई रोजगार नहीं मिलता, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, जो लोग अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं, जिन लोगों के पास पैसे नहीं वो और कमजोर होते जा रहे हैं। हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी स्कूल की स्थिति बिल्कुल बर्बाद है। आज अगर सरकारी स्कूल होता तो आप लोग मेरे पास नहीं पढ़ते। इसका मतलब क्या है कि सरकारी स्कूल में वैसे पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई दी नहीं जाती। तो ये सब क्या है? ये सब तो भ्रष्टाचार है। क्या सरकार उनको पैसे नहीं देती? ज्यादा पैसे देता है, 50, 60, 1 लाख करके महीना मिलता है, तब भी वो लोग नहीं पढ़ाते हैं दिल से। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा तो लगता है, लेकिन गरीबी नहीं हटती, सिर्फ नारा लगता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जुमलेबाजी होता है, कोई काम नहीं होता। तो मित्रों, ये सभी कौन कहते हैं? जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं। तो मित्रों, आज की स्थिति यह है, और इस स्थिति में वहां दिनकर जी ने कुछ अपने शब्द सुनाए। और जैसे ही ये भाषण बोल रहे थे जयप्रकाश नारायण जी, है ना, अपने दोस्त के बारे में बताए, तो फिर उन्होंने कहा कि इसी बीच जो है दिनकर जी एक कविता सुनाने लगे। दिनकर उनके दोस्त, किनके? जयप्रकाश नारायण जी के। बड़े हृदयग्राही थे, बहुत दिल को छू जाने वाला उन्होंने एक कविता सुनाया। और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक, यानी कि इनके एक और दोस्त थे जयप्रकाश नारायण जी के, जिनका नाम क्या था? रामनाथ। और रामनाथ कौन थे? इंडियन एक्सप्रेस के मालिक। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन है, तो उसका नाम क्या है? रामनाथ। इनके घर पर वह मेहमान थे, यानी कि उसी रात जब वो विदा हुए, उसी रात को हमारे एक मित्र रामनाथ, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, उनके घर पर वह मेहमान थे। कौन? दिनकर जी। रात को दिल का दौरा पड़ा। किसको? दिनकर जी को। दिनकर जी के बारे में बता रहे हैं कि उसी रात जो है वो मेहमान भी थे। वो मेहमान मतलब उनके वहां रात को ठहरे थे। एक और दोस्त था उनका मित्र रामनाथ, उन्हीं के वहां, है ना। तो वहीं पे जो है उनको रात को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में
उनको अस्पताल पहुंचाया गया 3 मिनट में। सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा दिल का दौरा किसको पड़ा, दिनकर जी को, और कितने मिनट में उनको पहुंचाया गया, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। गोयनका जी ने 3 मिनट में विलिंगडन नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं, सारा इंतजाम था वहां पर। पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में तैयार हो भी पाता या नहीं, पटना पहुंच पाते ही नहीं। सभी डॉक्टर साहब तरह तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। उसी रात उनका निधन हो गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दिनकर जी के बारे में। देखिए आजकल जो हिंदी का क्वेश्चन बनता है ना, वो अंदर से बनता है। ठीक है, दिनकर जी के बारे में। दिनकर जी कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जी के मित्र थे, यानी दोस्त थे। ठीक है, ये कविता वगैरह गाते थे, बहुत ही फेमस इंसान थे ये भी। और इनको जो है दिल का दौरा पड़ा, यानी कि इनको हार्ट अटैक पड़ा, दिल का दौरा। ठीक है, दिल का दौरा पड़ा इनको, और 3 मिनट में इनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। कितने मिनट में? 3 मिनट में। लेकिन फिर भी इनकी जान नहीं बच पाई। कौन सा? विलिंगडन नर्सिंग होम। तो ये लिख लीजिएगा, विलिंगडन नर्सिंग होम। ठीक है, विलिंगडन नर्सिंग होम, यहीं इस हॉस्पिटल में उनको पहुंचाया गया 3 मिनट में। लेकिन फिर भी ये नहीं बच पाए और इनका निधन हो गया। किसका? जयप्रकाश नारायण जी के दोस्त दिनकर जी का। ठीक है, सारा इंतजाम वहां पर था, सभी तरह तरह के डॉक्टर औजार लेकर के तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। उसी रात उनका निधन हो गया। ऐसी चोट लगी उनको, उनकी यह कविता सुनकर उनका वह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। और जैसे ही ये कविता वो सुना रहे थे, सुनाते सुनाते जैसे होता ना, हम लोग किसी के बारे में बताते हैं, बताते बताते उनका चेहरा याद आ जाता है, तो इनको भी दिनकर जी का चेहरा याद आ गया और ये बहुत भावुक हो गए, बहुत इमोशनल हो गए। ठीक है, तो उनका वह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। आज लगता है हमारे 2 मित्रों की कितनी कमी है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि ये 2 दोस्त की कितनी कमी है, बहुत कमी है। आज भाई बेनीपुरी जी होते, उनको लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज की सभा का जो वर्णन वह देते हैं, एक एक शब्द में अंगार होते थे। यानी जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि दिनकर जी अगर कोई चीज को लिख देता था, कोई कविता को, तो आज बड़ा बड़ा रैली निकालिए, बड़ा बड़ा जुलूस निकालिए, बड़ा बड़ा सड़क पे रैली निकालिए, हजारों गाड़ी निकाल दीजिए, लेकिन उनके शब्दों में जो ताकत थी, वो ताकत आज के इस जुलूस में देखने को नहीं मिलेगा। इतनी ताकत है उनके राइटिंग में, उनके लिखने में। क्योंकि पता है ना भाई, ऐसा ऐसा शब्द लिख देगा, अगर पढ़ लोगे तो लगेगा क्या पढ़ दिए। ठीक है, तो आज लगता है हमारे 2 मित्र की कितनी कमी है। आज भाई बेनीपुरी जी होते, उनको लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज की ये जो सभा अभी है, ये जो मीटिंग चल रही है, ये जो क्रांति भाषण दे रहे हैं, ये सारे लोगों का उतना ताकत नहीं है जितना उनके एक एक शब्द में ताकत थे। अंगार होते थे, आग निकलता था उसका लेखनी से। आज दिनकर जी जो कविता लिखते, नए भारत के नव निर्माण के लिए, जो देश के युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा है, प्रारंभ हो गया है, वह कविताएं शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती। लेकिन आज दोनों ही नहीं है, ना दिनकर जी और ना ही बेनीपुरी जी। यानी कि आज दोनों ही नहीं है, ना ही दिनकर जी है, ना ही बेनीपुरी जी है। अगर दोनों होते तो आज ये जो सृष्टि है, ये जो आज दिन है, ये कुछ और ही होता। ठीक, फिर आगे सुनाते हैं। तो मित्रों, जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं, तो मित्रों, ये स्मृतियां जगी है, ये जो याददाश्त है फिर से आई है, और इनका भार हृदय पर है। और ये जो याद अभी मुझे आया, ये पूरा दिल पर लगता है, पूरा दिल पर भार है, दिल पर बोझ बना हुआ है। ये जो यादें हैं, वो यादें बोझ बना करके बैठा है। मैं तो थक गया हूं, दिनकर जी कहते हैं, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, मैं तो थक गया हूं, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है, और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है। तरुणों से, छात्रों से बराबर कहता रहा हूं। जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, ये हमने जो बताया था उसमें लिखा था, और उसके बाद बराबर कहता रहा हूं, संचालन समिति में बहस करता रहा हूं, हम बूढ़े हो गए, हमारी सलाह ले लीजिए। यानी जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि आज ये यादें मेरे दिल में बोझ बना हुआ है, आज मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं। हम आज से कई साल पहले सभी छात्रों को, सभी लोगों से हम कहे थे, यूथ फॉर डेमोक्रेसी एक किताब है, इस किताब में हमने सभी को लोकतंत्र के बारे में बताया था, डेमोक्रेसी के बारे में बताया था, सभी को बताया था कि संविधान को कैसे बचाया जा सकता है, संविधान हमारे लिए क्या रोल अदा करता है, संविधान हमारे को वो सारे हक देता है जो हक आपको चाहिए, जो आपको हिस्सा चाहिए, वो सारा हक, सारा हिस्सा आपको संविधान देता है। अगर ये संविधान नहीं बचा तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ये सारी बातें जो है जयप्रकाश नारायण जी बच्चों से कह कह करके थक गए, लोगों से कह कह करके थक गए। वो बार बार कहे कि हमारी सलाह ले लीजिए, हम बूढ़े हो गए, हमारी सलाह ले लीजिए, लेकिन किसी ने नहीं लिया। हम दूसरी पीढ़ी के हो गए। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, हम तो अब दूसरी पीढ़ी के हो गए, अब नई पीढ़ी के लोग हैं। देश का भविष्य आपके हाथों में, उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर, आप नेता बनिए। ये सभी लोगों से कहते हैं, नए नए छात्रों से कहते हैं, स्टूडेंट से कहते हैं। क्या कहते हैं कि हमारी ये राय ले लीजिए, अब तो हम दूसरे पीढ़ी के हो गए, आप नई पीढ़ी के लोग हैं, आप है नई पीढ़ी के लोग,
आपका भविष्य, देश का जो भविष्य है वो आपके हाथ में है ना। आपके अंदर उत्साह है, आपके अंदर उत्साह है, आपके अंदर शक्ति है, आप में जवानी है, आप नेता बनिए, आप नेता बनिए, नेता आप बनिए। राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो राजनीति कभी भी अच्छा नहीं होगा। मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा, जयप्रकाश जी मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना होगा। मैं टालता रहा। अब ये कौन सा बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए। एक आंदोलन चल रहा था, है ना, सुन लीजिए। बिहार में जो छात्र आंदोलन चल रहा था ना, छात्र आंदोलन, ये छात्र आंदोलन किसने शुरू किया था? छात्रों ने। ठीक है, ये जो छात्र आंदोलन है ये किसने शुरू किया था? तो छात्र आंदोलन जो है बिहार के छात्रों ने शुरू किया था। ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ? तो महंगाई और भ्रष्टाचारी, ये सबसे बड़ा दो कारण था। महंगाई बहुत हो गई थी और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था, जिसके लिए छात्र आंदोलन हुआ था। अब कहा कि देखो छात्र आंदोलन तो शुरू कर दिए, इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? ये आंदोलन का लीडर कौन होगा? कौन इस आंदोलन को संभालेगा? कौन हम लोग को बताएगा कि हम लोग को कहां जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो इसके लिए छात्रों ने क्या किया? जयप्रकाश नारायण जी को बुलाया। इसके लिए छात्रों ने क्या किया? जयप्रकाश नारायण जी को बुलाया। जयप्रकाश किसको बुलाया? जयप्रकाश नारायण जी को। अब जयप्रकाश नारायण जी को बार बार छात्रों ने बुलाया, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी नहीं आ रहे थे। लेकिन अंत में जयप्रकाश नारायण जी ने दो शर्त रखा। वो दो शर्त रखने के बाद ही कहा कि ठीक है हम आएंगे। वो दो शर्त क्या था अभी आगे आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अभी देखिए, आपको आगे बताएंगे। दो शर्त बहुत आसान है, चलिए। तो वही कहे देश के भविष्य आपके हाथों में है। तो स्टूडेंट ने बोलने लगा, छात्रों ने कहा, जयप्रकाश जी मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना होगा, यानी कि आपको यह आंदोलन को संभालना पड़ेगा। जयप्रकाश नारायण जी बार बार टालता रहा, बार बार टालता रहा, लेकिन अंत में वेल्लोर जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार किया। लेकिन लास्ट में जयप्रकाश नारायण जी उनके आग्रह को मान गए। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया अपनी अयोग्यता का और नम्रता पूर्वक यह स्वीकार किया। लेकिन छात्रों से भी, आप सबसे भी यह अनुरोध है। वो कहते हैं कि आपसे, छात्रों से भी, ये जयप्रकाश नारायण जी बोल रहे हैं कि छात्रों से भी, आपसे भी अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। जयप्रकाश नारायण जी क्या कहते हैं? नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना, मुझे सामने खड़ा करके कोई हमें डिक्टेट करे पीछे से तो मैं बिल्कुल नहीं, कि क्या करना होगा जयप्रकाश नारायण जी तुम्हें। यानी जयप्रकाश नारायण जी क्या कहते हैं कि सिर्फ मुझे नाम के लिए नेता नहीं बनना। ऐसा मुझे कोई कहेगा कि आप जाइए सामने और कोई पीछे से मुझे कहेगा जयप्रकाश नारायण ये करो, तो मैं उसका नहीं सुनने वाला। तो ये कहते हैं मुझे सामने खड़ा करके कोई हमें पीछे से डिक्टेट करेगा, पीछे से हमको कहेगा कि जयप्रकाश नारायण तुम्हें तो ये करना है, इसका नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहूंगा, मैं सबकी सलाह लूंगा। ये कहते हैं मैं सबकी सलाह लूंगा, तालियां नहीं लूंगा। बात सुनिए, यानी ये बोलते हैं कि मैं सबकी सलाह लूंगा। तो जैसे ये बात बोला तो सभी लोग तालियां बजाने लगे, वहां पर ऐसे ऐसे करके तालियां बजाने लगे। तो ये कहा कि देखिए मेरी बात पहले सुनिए, तालियां इनको पसंद नहीं, तालियां नहीं, मेरी बात पहले सुनिए, बात समझिए। सबका बात मैं सुनूंगा, छात्रों की बात को सुनूंगा, जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा उनसे बहस करूंगा, मूंगा और अधिक से अधिक उनकी बात में स्वीकार करूंगा, आपकी बात स्वीकार करूंगा। जन संघर्ष की लेकिन फैसला मेरा होगा, इस फैसले को इनको मानना होगा और आपको मानना होगा, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांतिकारी सफल हो सकती है। और नहीं तो आपके यह बहसों में पता नहीं कि हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। तो जयप्रकाश नारायण जी, जैसे मैंने कहा कि छात्र आंदोलन के लिए पहले तो जयप्रकाश नारायण जी नहीं मान रहे थे, लेकिन अंत में उन्होंने माना। उन्होंने शर्त क्या रखा कि देखिए ठीक है हम मानते हैं, हम इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, यह आंदोलन को हम संभालेंगे, लेकिन मेरा शर्त क्या है कि कोई भी हमें पीछे से नहीं बताएगा कि तुम ये करो, हमको कोई नहीं बताएगा, मैं उसका हरगिज नहीं सुनूंगा। फिर उन्होंने क्या कहा कि मैं सबका बात सुनूंगा, मैं आपका भी बात सुनूंगा, छात्रों की बात सुनूंगा, लोगों का भी बात सुनूंगा, सभी से बातचीत भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो मेरा होगा। ये किसने कहा? जयप्रकाश नारायण जी ने। यही उनका शर्त था। पूछा भी जाता है उसका शर्त क्या था, तो सबका बात सुनूंगा लेकिन फैसला जो है वो मेरा होगा, यही उन्होंने कहा। आगे देखिए, बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूं, यानी बहुत दिनों से वो क्या करते हैं, नॉर्मल जो लोग जीवन जीते हैं वो भी नॉर्मल जीवन जी रहे हैं सभी लोगों की तरह, है ना। 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में आईएससी का विद्यार्थी था। ये कहते हैं कि ये जो पटना कॉलेज है, क्योंकि ये भाषण गांधी मैदान में दे रहे थे, तो वहीं पे उन्होंने कहा कि यही जो पटना कॉलेज है यहीं पर मैं 1921 में क्या था, जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में आईएससी का मैं विद्यार्थी था। हमारे साथ हमारे निकट के साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पान लेने वाले थे, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सब अव्वल दर्जे के क्रीम थे उस समय के विद्यार्थी में, यानी सभी लोगों को छात्रवृत्ति मिला, सभी नंबर 1 स्टूडेंट थे, है ना। और हम सबके एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया, और गांधी जी जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे 1920 में, इस आंदोलन में हम सभी ने मिलकर के भाग लिया। ये कहा जयप्रकाश नारायण जी ने। असहयोग आंदोलन करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरा जीवन बीता, और 1.5 वर्ष असहयोग आंदोलन करने के बाद 1.5 वर्ष मेरा जिंदगी यूं बीत गया। चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र या जो कहिए मथुरा बाबू उनके
जमाता बाबू फुलदेव साय वर्मा थे, उनके पास भेज दिया गया। फुलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और उनसे कुछ सीखो। क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी एक साइंस के स्टूडेंट थे, तो उनको क्या कहा, उनको कहा कि आप जाइए फुलदेव बाबू के पास और वहीं उन्हीं के साथ रहिए प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, और वहीं पे जो है कुछ काम करिए, वहीं पे कुछ सीखिए। जयप्रकाश नारायण जी को कहा, है ना, उस वक्त में कहा कि आप जाइए, क्योंकि 1.5 साल से ये बैठा हुआ था, आराम कर रहा था। महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे दिल में पूजा का भाव है। यानी एक इंसान है जिसका नाम क्या है, मदन मोहन मालवीय। तो ये कहते हैं, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि उनके लिए मेरे दिल में पूजा है, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था। और उस वक्त में बीएचयू खोला गया था, हिंदू विश्वविद्यालय, 1916 में। आपको पता ही है ना, 1916 में बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी खोला गया था, उद्घाटन किया गया था। तो ये जो है जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में, उस विश्वविद्यालय में मैं एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी। यानी जो सरकारी रुपया है, जो सरकारी एडमिशन है, मदद जो सरकारी है, वो सभी विश्वविद्यालय को मिलता था। यानी कि जो सरकार है वो पैसा किसको देता था, यूनिवर्सिटी को। स्वतंत्र था वह, पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नहीं था। तो मैं किसी विश्वविद्यालय में नहीं गया। यानी कि ये कहते हैं कि सरकार जो है उस विश्वविद्यालय में पैसा देता था, सब कुछ देता था, लेकिन तब पर भी वो जो है स्टूडेंट से, विद्यार्थियों से पैसा लेता था, ठीक। और इनके पास पैसे थे नहीं, जयप्रकाश नारायण जी के पास। बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी आईएससी की, पास तो करना ही था, पास कर गया। यानी बिहार विद्यापीठ में, इन्होंने पूछा भी जाएगा, बताइए आईएससी की परीक्षा इन्होंने कहां से पास की, तो आईएससी की परीक्षा इन्होंने बिहार विद्यापीठ से पास की। कौन, जयप्रकाश नारायण जी। तो बिहार विद्यापीठ से उन्होंने परीक्षा आईएससी पास की, पास तो करना ही था, पास कर गया। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था तो मैंने स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे। किसका भाषण, स्वामी सत्यदेव। और वो जब बचपन में, जब वो हाई स्कूल का विद्यार्थी था, तो उन्होंने स्वामी सत्यदेव जी के मुख से एक भाषण में सुना, क्या सुना था, कि अमेरिका के बारे में सुना था। कहा कि कोई धनी घर का नहीं हूं, थोड़ी सी खेती और पिताजी नहर विभाग में जिलादार, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए, नॉन गजटेड अफसर थे, उनकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजे। यानी जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मैं छोटा सा परिवार से हूँ, गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मेरे पिताजी जो है मुझे पढ़ने के लिए अमेरिका भेजे। तो फिर ये बोलते हैं कि ये चीज, ये बोलने के बाद बोलता है कि वो भाषण में मैंने उनसे सुना था, अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना, मुझे आंदोलन तो गिराव पर आ गया है, चढ़ाव पर था, उतर चुका है, इसी बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊं, इसलिए अमेरिका गया। अमेरिका गया, कुछ लोग हैं जो हमारे पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं, मुझे आज वर्षों से गालियां देते हैं, कितनी गालियां मुझे दी गई, क्योंकि अमेरिका में मैंने पढ़ा, इसलिए मुझे अमेरिका का दलाल बना दिया। निक्सन को 2 तार जयप्रकाश की हो गई हार, ये नारे लगाए गए। अब सुनिए थोड़ा ध्यान से। उसका नाम क्या था प्यारे बच्चों, स्वामी सत्यदेव, ठीक है। सबसे पहले जयप्रकाश नारायण जी जो है, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो लिखते हैं जयप्रकाश नारायण जी जो है किसके स्टूडेंट थे, आईएससी के स्टूडेंट थे, आईएससी के स्टूडेंट थे, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट थे। तो इनको कहा कि जाइए आप और वहां से लेबोरेटरी में रहिए, लैब में रहिए, तो इन्होंने नहीं गया। और बचपन में जब ये हाई स्कूल में थे, है ना, जब ये किस में थे, उच्च विद्यालय में थे, जब ये हाई स्कूल में थे, हाई स्कूल में, तो इन्होंने जो है स्वामी सत्यदेव जी के मुख से, स्वामी सत्यदेव जी भाषण दे रहे थे, तो इसी के भाषण में जयप्रकाश नारायण जी ने क्या सुना था कि जो गरीब लोग हैं वो अमेरिका में जा सकते हैं, वहां पर फ्री पढ़ सकते हैं, मेहनत मजदूरी करके। अब ये जो है बहुत गरीब थे, जयप्रकाश नारायण जी बहुत गरीब थे बेचारे। तो ये कहा कि मैं कैसे पढ़ूंगा। तो जब इन्होंने भाषण सुना स्वामी सत्यदेव जी का कि हाँ हम पढ़ तो हम भी सकते हैं, तो ये चले गए अमेरिका। ये कहाँ चले गए, अमेरिका। और अमेरिका में इन्होंने दिन रात एक करके पढ़ाई किया, मेहनत किया, मजदूरी किया, फिर पढ़ा, फिर मजदूरी किया, बहुत ही कष्ट जिंदगी गुजारा, बहुत मुश्किल से इन्होंने अपना जिंदगी गुजारा और अमेरिका में जाकर के इन्होंने पढ़ा, ठीक। पढ़ने के बाद ये वहां पर कई सारे लोगों से मिले और ये किससे प्रभावित हुए, तो जैसे मैंने कहा कि ये दो तरह का इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, एक है समाजवाद और एक है मार्क्सवाद, एक है समाजवाद और एक है मार्क्सवाद। इन्होंने 2 तरह का पढ़ाई उन्होंने वहां पर पढ़ा, कहां पर, अमेरिका में, ठीक। अब अमेरिका में ये इस तरह का पढ़ाई पढ़ा, तो इसलिए यहाँ के लोगों ने, भारत के लोगों ने इनको क्या कहा, अमेरिका का दलाल। अमेरिका का क्या कहा, दलाल। तो आपको पूछा जाएगा अमेरिका का दलाल किसे कहा गया, तो जयप्रकाश नारायण जी को पूछा जाता है क्वेश्चन, अमेरिका का दलाल किसे कहा गया, जयप्रकाश नारायण जी को। तो देखिए वही चीज लिखा हुआ था कि स्वामी सत्यदेव जी के भाषण सुने थे अमेरिका के बारे में। मैं कोई अमीर लड़का नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना था कि मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं और इसकी इच्छा थी आगे पढ़ने की। और फिर ये गए, वहां पर शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊंगा जब तक, ये बोला। और फिर ये अमेरिका गया। कुछ लोग हैं जो पता नहीं इनके साथ हमेशा से दुश्मनी है इनका, जयप्रकाश नारायण जी से, तो इनको गालियां देता है और इनको कहता है, क्या कहता है कि ये अमेरिका का दलाल है, ठीक। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार।
निक्सन कौन थे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति थे निक्सन। तो ये कहते हैं, भारत के लोग कहते थे, इनको चिढ़ाने के लिए जयप्रकाश नारायण जी को कहते थे कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। ये नारे लगाए गए। ठीक है, अब आगे देखिए मित्रों, अमेरिका में बगानों में मैंने काम किया। अभी अपने बारे में थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि इनके बारे में, ये भाई इसी का है तो इसी के बारे में सुनेंगे ना। तो ये अब अपने बारे में बताने लगे। क्या बताने लगे? दोस्तों मित्रों, मैं जो है अमेरिका के बागों में, अमेरिका के बगीचों में काम किया हूं, कारखानों में मैंने काम किया, लोगों के कारखानों में मैंने काम किया, जहां जानवर मारे जाते थे वहां उन कारखानों में मैंने काम किया। ये कौन कहते हैं? जयप्रकाश नारायण जी। उन्होंने हर जगह काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना भी हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे, रुपया बचा लेते थे, कुछ कपड़े खरीद देते थे कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को छुट्टी नहीं, 1 घंटा रेस्टोरेंट में, होटल में या तो बर्तन धोया या वेटर का काम किया। यानी कि सभी लोग संडे में, रविवार को छुट्टी मनाते हैं, लेकिन ये क्या करते थे? छुट्टी नहीं मनाते थे, या तो ये होटल में जाके बर्तन धोते थे या वेटर का काम करते थे। तो शाम को रात का खाना उनको मिल गया था, वहीं से रात का खाना उनको मिल जाता था, क्योंकि छुट्टी में वो काम करते थे। दिन का खाना मिल गया। किराया कहां से मकान का हमको आया? बराबर 2-3 लड़के कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं, 20 कमरे में, एक चारपाई पर मैं और कोई नहीं, कोई अमेरिकन लड़का रहता था। यानी कि ये कहा कि किराया कैसे थे? तो ये लोग एक चारपाई में, एक चौकी में 2-3 लड़का मिलकर के रहते थे। हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी। इस गरीबी में पड़ा हूं। इतवार के दिन या कुछ और टाइम में यह जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम भी किया। यानी इतवार के दिन कभी होटल का काम करता था, वेटर का काम करता था, कभी कभी जूते साफ करने का भी काम किया, कभी कभी शू शाइन पार्लर, यानी जूता साफ करना, शूज को चमकाना, जूता को पॉलिश करना, इस तरह का काम किया। उससे लेकर के कमोड साफ करने का काम, होटलों में कमोड यानी कि जो बाथरूम का कमोड होता है ना, कमोड बाथरूम का जो जहाँ पर हम लोग टॉयलेट वगैरह करते हैं, उसको भी साफ किया। देखिए कितना निचला से निचला काम इन्होंने किया है। समझिए जिंदगी कितना स्ट्रगल है। साफ करने का काम किया, होटलों में काम करता था। वहां जब बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया, डिपार्टमेंट का ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा, और यही ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा तो से रहा इसी बीच में, इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियां देते हैं। तो ये क्या कहा? अब देखिए आज के दिन स्टूडेंट को पैसा देता भर भर के, तब भी स्टूडेंट नहीं पढ़ता है ना। आप लोग गरीबी का बोलते हैं, हम तो गरीब है नहीं पढ़ पाए, हम तो मजबूर है नहीं पढ़ पाए, गरीबी को बहाना देते हैं। ये नहीं कि चाहे गरीब हो या कुछ हो, गरीबी लोग तो ज्यादा पढ़ता है, गरीबी लोग तो है जो आगे जाता है। अमीर लोग तो अपना कोई ना कोई काम में पहले से ही बिजी हो जाता है। कितना कमोड साफ करना, जूता पॉलिश करना, ये सब काम करेंगे आप? कितना निचला से निचला काम करता था। जो काम वहां पर होता था वो निचला से निचला, गंदा से गंदा काम ये करते थे। ये थी उनकी जिंदगी, स्टूडेंट लाइफ। अमेरिका में जाके पढ़ते थे तभी, और यहाँ के लोग उनको गालियां देते हैं। तो इसलिए कहा कि ये लोग हमको गालियां देते हैं, क्या मेरे बारे में वो लोग जानते हैं कि मैं किस तरह से क्या क्या किया? ठीक। अमेरिका में विस्कॉसिन में मेडिसिन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। ये कहा कि अमेरिका में मैं क्या था? कम्युनिस्ट था। कम्युनिस्ट का मतलब होता है वे लोग जो हिंसा करके आजादी पाना चाहता है। क्या करके? हिंसा करके। होता ना कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, जैसे 3-4 तरह का विचारधारा होता है। तो जो लोग अगर कम्युनिस्ट होता है तो कम्युनिस्ट का मतलब क्या हो गया कि कोई अगर आंदोलन करेगा, जैसे आंदोलन कैसे करना चाहिए? आंदोलन करना चाहिए शांति से, है ना, शांति से आंदोलन, बैठ करके सरकार के सामने मांग रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करता है? सामान को तोड़ता है, फोड़ता है और फिर आंदोलन करता है ना, दंगा करता है। तो उन लोगों को कम्युनिस्ट विचारधारा का कहते हैं। तो अमेरिका में विस्कॉसिन में मेडिसिन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। यानी जयप्रकाश नारायण जी अपने बारे में बताते हैं कि मैं अमेरिका में क्या बन गया था? कम्युनिस्ट बन गया था। यानी मैं भी इस तरह का काम, आंदोलन जो करता था उसमें हिंसा को मैं भी समर्थन देता था। वह लेनिन का जमाना था। अब लेनिन का जमाना था उस वक्त में, वह ट्रॉट्स्की का जमाना था। 1924 में लेनिन मर गए। 1924 में मैं मार्क्सवादी बना था, और दावे के साथ कह सकता हूं कि उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हम लोगों ने पढ़ डाले थे। रात रात को रोज एक रशियन टेलर था, दर्जी, उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे, और वहां से जब भारत लौटता था घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा। लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ? मैंने जो लेनिन से सीखा था वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश है वहां के जो कम्युनिस्ट है उनको हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व, जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुर्जुआ क्लास कहते हैं, उस क्लास के हाथ में हो, पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्ट को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। अब इसको समझिए क्या लाइन का मतलब है, इसको समझिए। देखिए जयप्रकाश नारायण जी, अब मैंने शुरू में ही बताया था कि जयप्रकाश नारायण जी पढ़ाई करने के लिए अमेरिका कब गए? तो जयप्रकाश नारायण जी पढ़ाई करने के लिए 1922 में अमेरिका गए थे। ठीक है, आपको पता है प्यारे बच्चों
ये जो मार्क्सवाद विचारधारा है या फिर ये जो समाजवादी विचारधारा है, समाजवादी मार्क्सवादी जो विचारधारा है, ये कब आया था? तो ये सभी विचारधारा 1924 से पहले आ चुका था, या 1924 तक ये सभी तरह का विचारधारा आ गया था। अब जयप्रकाश नारायण जी जब अमेरिका गए तो वहां पर वो पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई करने के दौरान वो जो है कम्युनिस्ट बन गए, यानी वो अब क्या बन गए? कम्युनिस्ट बन गए, यानी कि हिंसा करने वाले बन गए। यानी कह सकते हैं कि वो इस तरह का कम्युनिस्ट सरकार को वो सपोर्ट करते थे। वे लोग जो दंगा करते थे वो उनको सपोर्ट करते थे। अमेरिका जाकर के लेनिन, वो जो है लेनिन को मानने लगे, लेनिन को मानने लगे। ठीक, अब जब वो अमेरिका गए थे तो वो लेनिन विचारधारा के थे। उन्होंने मार्क्सवाद समाजवाद का जितना भी किताब छपा था सभी किताब को वो पढ़ लिया वहां पर। और वो बिल्कुल कई तरह के विचारधारा होते हैं। जैसे मान लो आपका विचारधारा क्या होगा, कोई बीजेपी को समर्थन करता है, कोई कांग्रेस को समर्थन करता है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन करता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब हो गया कि वे लोग जो आंदोलन करता है, तो आंदोलन के दौरान जो दंगा करता है उसको कम्युनिस्ट कहा जाता है बेसिकली, आसान भाषा में। तो जयप्रकाश नारायण जी वो बन गए। तो जयप्रकाश नारायण जी जब भारत आए तो भारत आकर के उन्होंने 1929 में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। अब आप बताइए, कोई आदमी अगर कम्युनिस्ट होगा, कोई आदमी अगर कम्युनिस्ट होगा तो उनको क्या करना चाहिए? उनको भी यहां आकर के कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी थी। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी ने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन नहीं किया, वो ज्वाइन किया यहां पर कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी कोई कम्युनिस्ट पार्टी थोड़ी था। ये कौन सा पार्टी ज्वाइन किया? कांग्रेस पार्टी। क्यों? तो क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी ने लेनिन का मुख से सुना था कि जो लोग आजादी की लड़ाई लड़े उनके साथ मिल जाओ। यानी कि कांग्रेस पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, तो जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, वो कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं गए। और क्या कहा लेनिन ने? लेनिन ने कहा कि जो लोग आजादी अगर हिंसा करके चाहता है, अगर कोई चाहता है कि हम खून खराबा करके हिंसा करके आजादी लेंगे, तो उस पार्टी से कभी भी नहीं जुड़ो, आप उस पार्टी के साथ जुड़ो जो शांति से आजादी लेने के लिए चाहता है। तो फिर जयप्रकाश नारायण जी जो कम्युनिस्ट थे वो उधर नहीं गया, कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं गया, और वो कांग्रेस पार्टी में आ गया, क्योंकि लेनिन ने ही कहा था। वही चीज आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ, मैं आसानी से आपको बता दिया। लेनिन में कांग्रेस में दाखिल हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ? तो वो कहा मैंने जो लेनिन से सीखा, यानी लेनिन से क्या सीखा जयप्रकाश नारायण ने? वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश है, वहां के जो कम्युनिस्ट है, उनको हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग रखना चाहिए। यानी इन्होंने क्या कहा कि मान लो कोई देश अगर गुलाम बन गया, जैसे भारत गुलाम था, तो लेनिन ने कहा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है किसी गुलाम देश का, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी को आजादी की लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए, उनको अपने को आजादी से दूर रहना चाहिए। और जयप्रकाश नारायण जी तो आजादी के लिए लड़ना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं ज्वाइन करके कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया। ठीक है, आगे देखिए, समझ में आ रहा है? ये चैप्टर थोड़ा सा आपका बड़ा है तो समझ में भी आना चाहिए, ये नहीं कि बस खाली आप पढ़ते जा रहे हो और समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और जो लोग बाद में जुड़े हैं तो वो शुरू से चैप्टर को देखेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। चलिए अब देखिए आगे। आपको पता है लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, इसको समझिए। लोकतंत्र, लोकतंत्र का प्यारे बच्चों मतलब होता है जनता का अधिकार। क्या होता है? जनता का अधिकार, है ना, जनता का अधिकार। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का अधिकार, यानी जनता जो चाहे वो कर सकती है, बेसिकली कहने का यह मतलब है। ठीक, अब देखिए हुआ क्या, छात्र आंदोलन शुरू हुआ। अब ये जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ, यह आंदोलन किसके नेतृत्व में हो रहा था? यह आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हुआ। तो ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को कई सारे लोगों ने मिलकर के सपोर्ट किया। जैसे बहुत सारे छात्र आने लगे, स्टूडेंट आने लगे, बहुत सारे लोग बस से आने लगे, बहुत सारे लोग रेल से आने लगे, और सभी लोग शांति से आंदोलन कर रहे थे। कैसे? शांति से, क्योंकि आपको पता है हमारा जो संविधान है वो हम लोगों को अधिकार देता है कि आप शांति से प्रदर्शन कर सकते हैं, शांति से आंदोलन कर सकते हैं। इस तरह का जो अधिकार है वो कौन देता है? संविधान देता है, हमारा लोकतंत्र देता है, डेमोक्रेसी देता है। अब कुछ लोग आकर के जयप्रकाश नारायण जी को सिखाते थे कि आप डेमोक्रेसी का मतलब नहीं जानते, और फिर वो लोग क्या करता था, अब मान लो कोई शांति आंदोलन चलेगा तो इस तरह का आंदोलन को आपको देने के लिए, मतलब अगर ये आंदोलन होगा तो इसको आप रोक थोड़ी सकते हैं। लेकिन उन लोगों ने इस तरह का आंदोलन को रोकने का कोशिश किया, जबरदस्ती छात्रों को गिरफ्तार किया गया, छात्रों को मारा गया, पीटा गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया, लोगों का आंदोलन को खत्म किया गया, लोगों को गलत गलत चीजों में फंसा करके जेल में डाल दिया गया। क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये लोकतंत्र है? इस प्रकार का चीज तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होता था। अंग्रेज भी इस तरह का नहीं करते थे जो आज के दिन एक डेमोक्रेटिक देश में हो रहा है। ये किसने कहा? जयप्रकाश नारायण जी ने कहा। जयप्रकाश नारायण जी को लोग आकर के लोकतंत्र सिखाते थे, और जयप्रकाश नारायण जी कहे हम तो शांति से आंदोलन कर रहे हैं, लोग अगर इस आंदोलन में आना चाहता है, लोग अगर इस आंदोलन में शामिल होना चाहता है, तो आपकी क्यों जल रही है? आप क्यों रोक रहे हैं? क्यों आप बस को रोक रहे हैं? क्यों आप लोगों को भटका रहे हैं, डाइवर्जन कर रहे हैं? ये किसने कहा? जयप्रकाश नारायण जी ने। पहली बात जो मैंने नोट किया आपसे कहने के लिए वो इस सरकार के बारे में है, यानी लोगों से कहता है स्टेज में कि पहली बात जो मेरे कहने का है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ सरकार के बारे में। गफूर साहब मिलने आए, गफूर साहब जयप्रकाश नारायण जी से मिलने आए थे,
बहुत प्रेम से इनसे मिले जयप्रकाश नारायण जी से। उसके बाद फिर चंद्रशेखर बाबू मिलने आए, वो भी इनसे बहुत अच्छे से मिला। किससे? जयप्रकाश नारायण जी से। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के दीक्षित जी से नीचे सबके लोग यहाँ पर मिलने के लिए आए जयप्रकाश नारायण जी को, और जयप्रकाश नारायण जी को डेमोक्रेसी सिखा रहा था। क्या सिखा रहा था? डेमोक्रेसी। अब बताइए, डेमोक्रेसी इनको सिखा रहा है, जबकि डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? जनता का अधिकार, और जनता शांति से आंदोलन कर रही है, लेकिन लोग इसको डेमोक्रेसी सिखा रहा है। इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दी। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं किसी को भी अधिकार नहीं कि कोई मुझे लोकतंत्र के बारे में बताए, लेकिन वो जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं। और इनकी हरकत देखिए, शांति में प्रदर्शन, और इनका हरकत देखिए, जो लोग डेमोक्रेसी के बारे में इनको सिखाते हैं उनका हरकत देखिए। हम लोग शांति से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन लोग जबरदस्ती आकर के हम लोग को रोक रहा है। जबरदस्ती हम लोगों को, प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहा है, किसान आ रहा है, मजदूर आ रहा है, मध्यम वर्ग के लोग इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। कई लोग पैदल आ रहे हैं, कुछ बस से आ रहे हैं, कुछ रेलों से आ रहे हैं, कोई ट्रक भाड़े करके आए हैं, कोई डीजल अपना दे करके आ रहा है। जहां तहां उनको रोका जा रहा है। जो लोग आंदोलन को सपोर्ट करने आ रहा है, शांति में आंदोलन, बिल्कुल शांति तरीके से आंदोलन चलता है, इस आंदोलन को रोकने के लिए कई सारे लोग एक साथ मिलकर आ रहे हैं। क्या ये डेमोक्रेसी ये लोग सिखाएंगे जो खुद डेमोक्रेसी नहीं जानते? ये कहा जयप्रकाश नारायण जी ने। और वो मीठी मीठी बातें करता है। वो क्या कहता है? इस तरह का अगर जुलूस निकालोगे, इस तरह का अगर रैली निकालोगे, तो इससे देश को खतरा है, इससे खतरा है, ये खतरा है, वो खतरा है। और जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं मुझे तो कोई खतरा दिखाई नहीं देता। लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो और शायद उन्हें गोली चलानी पड़े, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं। ये फिर लोग धमकी देने लगा कि शायद गोली चलाने का भी जरूरत क्यों ना पड़े, आपको गोली चलाएंगे अगर आप आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो ये कहा कि मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से, ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन का उद्देश्य कुछ और है, आप जो समझ रहे हैं वो नहीं है। बीच में ये डाइवर्जन हो जाए, रास्ता ही भटक जाए, हम लोग यह नहीं चाहते। हम लोग नहीं चाहते कि आंदोलन किसी दूसरे रास्ते में जाए। ये आंदोलन का उद्देश्य, आंदोलन का मकसद कुछ और है। जो आप कहते हैं वही मान लेता हूं। तो ये बिगड़े भी होंगे छात्र लोग, उधर से जाना था। और ये कहता है कि ठीक है, आपका बात हम मान लेते हैं कि जो छात्र लोग हैं वहां पर बिगड़ गए होंगे, आपका बात हम मान लेते हैं, तो उधर से जाना था, तो आप इधर से क्यों आए? जब छात्र लोग अगर बिगड़े होंगे आपसे, तो आपको उधर जाना था ना, छात्र लोग की तरफ जाना था ना, आप इधर क्यों आए? यहाँ पर तो हम शांति तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, आप तो छात्र लोग को पकड़ते। हालांकि वे उन लड़कों को ले आए और एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारे छात्र संघर्ष समिति के वहां जेल में है, उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए, यानी उस छात्र को ये ले आए हैं। मैं नहीं जानता हूं कि अंग्रेजी सरकार के जमाने में इस प्रकार का व्यवहार कभी हुआ था। ये कहते हैं मैं नहीं जानता हूं कि जब अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहा था उस वक्त में भी इस तरह का रोक टोक होता था, आंदोलन को दबाया जाता था या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन बेटिकट लोग, जो लोग टिकट था उनके पास, उनको भी बस से उतार दिया गया। जो लोग बेटिकट था उनको भी उतार दिया गया। मुजफ्फरपुर की एक रिपोर्ट है, मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में आपने पढ़ा होगा इन सभी चीजों के बारे में, है ना। तो ये कहते हैं क्या यही डेमोक्रेसी है? अब किसी के पास टिकट है उनको भी आप उतार दिए, क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या लोकतंत्र है? तो वो लोग जो हमको लोकतंत्र सिखाने आते हैं उसको खुद लोकतंत्र के बारे में पता नहीं। हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा, बहुत पुलिस के उच्च अधिकारी थे, उन्होंने कहा, बड़े उच्च अधिकारी थे, उनका नाम नहीं लेना चाहता, ये कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी उनका नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने मुझसे कहा, दीक्षित जी के मुंह से सुना है, वो कहा पुलिस अधिकारी जयप्रकाश नारायण जी को कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। जब जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए सारा क्यों होता है? तो उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और सभा होने वाली है, क्यों लोगों को रोकते हैं आप? यानी कि एक पुलिस अधिकारी जयप्रकाश नारायण जी को कहता है कि मैंने आपके बारे में सुना है, जयप्रकाश नारायण जी को आके कहता है कि मैंने आपके बारे में सुना है कि अगर आप नहीं होते तो ये पूरा बिहार जल गया होता। जब आप ये बात जानते हैं कि मैं नहीं होता पूरा बिहार जल गया होता, तो अगर हम कोई आंदोलन कर रहे हैं तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? यही तो जयप्रकाश नारायण जी का कहना। जब आप मेरे बारे में जानते हो फिर भी रोक रहे हैं, ये कैसा बात है? तो ये कहता है कि क्यों लोगों को रोकते हैं आप? जनता से घबराते हैं आप? जनता के आप प्रतिनिधि हैं, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? आपके हिम्मत की लोगों को पटना आने से रोक दें, आपके अंदर ये हिम्मत है? ये सरकार को कहा जा रहा है, प्रशासन को कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप लोगों को रोक दे पटना आने से? उनको, उनकी राजधानी है, आपकी राजधानी है क्या? ये पुलिस वालों का देश है क्या? ये जनता का देश है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को ऐसी नीचता का व्यवहार करते हुए। बहुत कठोर शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं, ये कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी। मैं कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार है। ये इतने घटिया लोग हैं, क्या बताएं। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांति में कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, है ना। ये कहते हैं कि अगर कोई लोकतंत्र का दुश्मन है, कोई अगर डेमोक्रेसी का दुश्मन है, तो ये वे लोग हैं जो जनता शांति में कार्यक्रम कर रहे हैं, जो लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग शांति से आंदोलन कर रहे हैं, उसका आंदोलन को आप रोक रहे हैं, उसको उनका गिरफ्तारी कर रहे हैं, उनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं। ये लोग हैं डेमोक्रेसी का दुश्मन। अब बताइए, आप कोई आंदोलन शांति से कर रहे हैं, तो आप पर अगर गोली चलाया जाए, आप पर अगर लाठी चला जाए, तो डेमोक्रेसी का दुश्मन कौन है? आप जो शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, या वो लोग जो इस शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों पर गोली चला रहे हैं? तो वो लोग दुश्मन है जो गोली चला रहे हैं, जो गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये कहते हैं
डेमोक्रेसी का अगर कोई दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। ये डेमोक्रेसी है, इसे बदलना चाहती है जनता। जयप्रकाश नारायण छात्र युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा, छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है हमको। और ये कहते हैं कोई भी आंदोलन हो, कुछ भी हो, इसमें जो नेता है वो छात्र ही रहेगा। कौन रहेगा? छात्र ही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए मित्रों। अब आगे जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं सभी लोगों से, मित्रों एक बात तो यह कहनी थी, सभी लोगों से कहता है जयप्रकाश नारायण जी, मित्रों एक बात तो कहनी थी। मैं जानता हूं कि डॉक्टर रहमान यहाँ बैठे होंगे, डॉक्टर रहमान यहाँ बैठे होंगे, वे कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस जोर से बोलने का असर मेरे दिल पर बुरा होगा। मैं भी समझता हूं, अब जरा अपने को बांध के बोलूंगा। फिर ये कहते हैं डॉक्टर रहमान साहब यही होंगे, और मैं जानता हूं वो चिंता में होंगे कि मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो दिल में मेरा फिर से कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए कहते हैं मैं आराम से बोलूंगा। ये कौन कहते हैं? जयप्रकाश नारायण जी। फिर आगे कहते हैं अभी हाल ही में वेल्लोर में था, ये कहते हैं कि अभी हाल ही में मैं वेल्लोर गया हुआ था, तो हमारे पास एक मित्र और स्नेही उमा शंकर जी दीक्षित पटना आए थे। हमारे से मिलने के लिए कौन आए थे? उमा शंकर दीक्षित, मेरा एक दोस्त है, वो आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कई सारे सवाल उन्होंने उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है, मेरा और उनका बहुत पुराना संबंध है। 32-33 का आंदोलन जो चला था उसमें वह अंडरग्राउंड बंबई में रहते ही थे, अंडरग्राउंड नेता थे। और सदानंद जी ने जो फ्री प्रेस के मालिक थे उसकी स्थापना की थी। उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। उन्होंने क्या कहा था? यानी कि सदानंद जी ने जो फ्री प्रेस के मालिक थे उनकी स्थापना की थी, और उन्होंने जो है उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। मुझे भी कोई बड़ी पदवी थी, पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। मुझे भी कोई बड़ा पद मिला था, जैसे उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था उसी तरह मुझे भी कुछ कहा था, लेकिन मैं अपना तारीफ नहीं करना चाहता। ये जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं उस समय दीक्षित जी से हमारी परिचय और हमारी घनिष्ठता मित्रता हुई, और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वो ठोस होती है। चाहे हम कहीं रहे वह कहीं रहे, ठोस रहती है। उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। तो ये कहते हैं कि उस वक्त में जो उमा शंकर दीक्षित जी मेरे से मिलने आए थे, वो अंडरग्राउंड के 32-33 में जो आंदोलन हो रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस आंदोलन में अंडरग्राउंड थे। अंडरग्राउंड का मतलब होता है छुप करके आंदोलन करना, किसी को पता नहीं देना, है ना। और ये जो अंडरग्राउंड की दोस्ती होती है, ये दोस्ती बहुत कठोर होती है, बहुत ठोस होती है ना, और ये हमेशा रहती है। ये कौन कहते हैं? जयप्रकाश नारायण जी। तो पूछा जाएगा बताइए किस प्रकार का दोस्ती हमेशा रहता है? तो अंडरग्राउंड की जो दोस्ती है ये हमेशा रहता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने दोस्त जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं थे, कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिनके भाव बहुत अच्छे होते हैं, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी जी के बीच मेल मिलाप हो जाए। और कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो ये चाहता है कि इंदिरा गांधी जी और जयप्रकाश नारायण जी आपस में मिल जाए, क्या ऐसे आंदोलन करना, क्या ऐसा करना। कुछ ऐसे भी मेरे दोस्त हैं। ये कौन कहता है? जयप्रकाश नारायण जी। मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है मेरा, चाहे वो इंदिरा जी हो या कोई हो, हमें किसी से झगड़ा नहीं है। हमें उनकी नीतियों से झगड़ा है, उस इंसान से झगड़ा नहीं, उसकी नीति से झगड़ा है, उसके काम से, उसके सिद्धांत से झगड़ा है, उसके काम से झगड़ा है। जो काम गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत होंगे, मुझे उनसे झगड़ा है। उस पॉलिसी गलत होगी, चाहे वो कोई भी करे, मैं उसका विरोध करूंगा, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या कोई भी हो। अपने अकल के मुताबिक हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस जमाने में, लेकिन यह जरूरत होती थी कि हम लोगों को कि बापू के सामने यानी गांधी जी के सामने हम नहीं मानते थे बापू यह बात, और बापू में इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते थे। यानी कि ये कहता है जयप्रकाश नारायण जी कहता है कि मुझे उन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, इंदिरा गांधी जी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके काम से प्रॉब्लम है, वो जो गलत काम की उससे प्रॉब्लम है, उनकी गलत नीतियों से मुझे दिक्कत है, मुझे इंदिरा गांधी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये अपने बारे में बताता है कि जब हम लोग जवान थे तो उस वक्त में हम जो है जरूरत होती थी कि हम लोगों के बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं। सीधा गांधी जी जो कि इतने अच्छे इंसान, इतने बड़े महान इंसान थे, उनके सामने में भी हम कह देते थे कि हम नहीं मानेंगे इस चीज को। और बापू इस बात को समझते थे और उसके अंदर इतनी महानता थी, वो इतने महान थे कि वो बुरा नहीं मानते थे। गांधी जी बुरा नहीं मानते थे। हम अगर कोई बात उसका नहीं माने तो ऐसा नहीं कि गांधी जी बुरा मान गए, नहीं, वो बुरा नहीं मानते थे। फिर भी वो बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे, समझाते भी थे। वो बुरा नहीं मानते थे, वो हमको बुलाते थे, हमको समझाते थे प्यार से, प्रेम से। तो उनकी भी आलोचना की है मैंने, गांधी जी का भी मैंने आलोचना की है। मैंने उस जमाने में तो घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना। पहले तो मैं मार्क्सवादी था, बाद में ना लोकतांत्रिक समाजवादी बना। तो जब हम मार्क्सवादी थे तो उस वक्त में गांधी जी की तो हम बहुत ज्यादा आलोचना करते थे, शिकायत करते थे, लेकिन गांधी जी हमको कभी कुछ नहीं कहे, हमको बुला करके समझाते थे और बुरा नहीं मानते थे। किंतु बापू की मृत्यु के बाद, बापू यानी गांधी जी की मृत्यु के बाद कई सालों के बाद 1954 में सर्वोदय में आया गया बिहार में, जवाहरलाल नेहरू जी थे, एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई कहता ही था। यानी ये जो है फिर कहते हैं कि बापू की मृत्यु हो गई, उनके बाद जब मैं बिहार में आया तो फिर ये जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करते हैं जयप्रकाश नारायण जी, और कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी को मैं बड़ा भाई कहता था, मैं उनको बड़ा भाई मानता था।
उनका बड़ा स्नेह था। वो मेरे 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 से बहुत प्यार करते थे। जयप्रकाश नारायण जी, जवाहरलाल नेहरू मेरे से बहुत प्यार करते थे। ये कौन कहा? जयप्रकाश नारायण जी। तो जयप्रकाश नारायण जी कहा कि वो मेरे बड़े भाई जैसे थे, वो मेरे से बहुत प्यार करते थे। हमारे ऊपर पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत मानते थे। मैं उनका बड़ा सम्मान आदर करता था, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना भी करता था। उनका भी मैं आलोचना करता था। मैं उनका भी गलत काम को गलत कहता था, सही काम को सही कहता था। उनमें भी बड़प्पन था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं को बुरा नहीं माना, मेरा कोई भी आलोचना को उन्होंने बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूं कि बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था, उस पर वो बहुत नाराज हुए। लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया, मैंने उनकी भी आलोचना की, उनको तार भी दिया। यह बहुत गलत काम आपने किया है, मैंने उनको कहा। यानी लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, मैंने उनको भी कहा कि आपने ये गलत काम किया। मैंने जवाहरलाल नेहरू को भी कहा, लेकिन उन दोनों ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, बहुत गलत काम आपने किया, कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी। मैंने लाल बहादुर शास्त्री से कहा, थोड़े ही दिनों में 18 महीनों में वह चल बसे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। देश का दुर्भाग्य है, बदकिस्मती है ये कि वो चल बसे, लेकिन उन्होंने मुझसे तब भी कुछ नहीं कहा। तो ये कहा कि मुझे क्यों किसी से दुश्मनी होगी, मुझे उसका काम से प्रॉब्लम है, लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद है, वो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जो मतभेद थे, यानी इंदिरा गांधी से जो मेरा प्रॉब्लम है, जवाहरलाल नेहरू से मेरा प्रॉब्लम उससे कई ज्यादा गंभीर और सीरियस है। जवाहरलाल नेहरू जो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में मतभेद था, हंगरी के मामले में उनसे मतभेद था। कोई गर्व नहीं करता हूं मैं, उस समय जो आलोचना की हंगरी के मामले में उन लोगों का, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जवाहरलाल नेहरू जी को बाद में मानना पड़ा, तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तो उस धोखे के कारण उनके दिल को ऐसी चोट लगी कि 2 बरस में चले गए, संभल नहीं सके। ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया। वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी इनकी भी गलती थी, तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था, उनके अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं था उनका मतभेद। यानी ये कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो चीन पर बहुत भरोसा करते थे, है ना। और जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि चीन हम पर कभी भी हमला नहीं करेगा, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी उनको बार बार कहते थे कि वो हमला कर सकता है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं मानते थे। फिर 1962 में चाइना जो है हमला कर दिया भारत पर, और जवाहरलाल नेहरू को इससे बहुत तकलीफ हुआ, इतना तकलीफ हुआ कि सिर्फ 2 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई जवाहरलाल नेहरू का, है ना। अब एक बात ले लीजिए, जिसके चलते बहुत ज्यादा करप्शन राजनीति में है, वह क्या है? इलेक्शन का खर्चा। अब इलेक्शन का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से भ्रष्टाचार होता है। चुनाव का खर्चा करोड़ों रुपये है, चुनाव पर खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगता है, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों से आप इकट्ठा करेंगे। अंडर अनअकाउंटेड मनी करोड़ों रुपये, जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। यानी ये कहते हैं कि आप चुनाव होता है, चुनाव में हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं, आप गरीबी हटाओ का नारा देते हैं, लेकिन गरीबी नहीं हटती। आप चुनाव में बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद करते हैं। ये पैसा कहां से आता है? यही तो जनता का पैसा, यही तो भ्रष्टाचार है। आज के दिन भी देख लीजिए आप, है ना। आज से नहीं, बरसों से मैं पुकार रहा हूं कि भाई इस चुनाव की पद्धति में आमूली परिवर्तन लाइए। बरसों से, कई सालों से मैं कह रहा हूं, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं मैं कई सालों से कह रहा हूं कि इस चुनाव में कुछ बदलाव लाइए। चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं कि आप गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, तो गरीब पार्टी जो गरीब पार्टी की है वो अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके। सुनता है कोई? जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं मैं कई सालों से कह रहा हूं कि चुनाव में जो आप इतना खर्च कर रहे हैं, ये खर्च को कम करिए। क्यों? क्योंकि कोई गरीब लोग है जो नेता बनना चाहेगा, वो कहां से पैसा लाएगा? कोई किसान जो गरीब है, क्योंकि भाई देखो देश को कौन बदल सकता है? गरीब लोग जो गरीबी देखा हो, जो किसान है जो देखा है कि फसल कैसे बर्बाद होता है, कोई अगर बहुत कम पढ़ा लिखा है, कोई गरीब है, तो उनका बेटा, वही लोग देश को सुधार सकता है ना, क्योंकि वही लोग देखा है ना गरीबी। अमीर लोग थोड़ी जानता है कि गरीबी क्या होता है। अब गरीब लोगों को चुनाव लड़ने के लिए तो पैसे चाहिए, अब गरीब कैसे, कहां से पैसे लाएगा? तो ये कहता है कि गरीब की पार्टी है वो अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके, ऐसा कुछ सिस्टम करो, कुछ बदलाव लाओ। इतना खर्च करेगा तो कहां से होगा? ये कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी, है ना। प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। दल विहीन लोकतंत्र, बिना दल का हम कोई लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। प्रेस शिकायत करने में तो कम थोड़ी है, कुछ अगर अच्छा बात बोलोगे तो तुरंत मीडिया में शिकायत बन जाता है। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों में मैं करता रहा। अगर ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके, इसका प्रयत्न भी करता रहूंगा। अभी हम आपको समझाएंगे ये सारी चीजें, ठीक है, शॉर्ट में। परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दल विहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया। फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर जनता में, विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफी भ्रम फैलाया गया है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूंगा, दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है, यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज स्टेट का बर्बाद होता जाएगा, और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा।
और लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। जब स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनाना चाहता है तो वह शायद ही दलयुक्त होगा। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो गया है। यानी जैसे जयप्रकाश नारायण जी इस तरह का बात करता है तो जयप्रकाश नारायण जी को क्या बोलता है कि ये जो है ना एक ऐसा लोकतंत्र लाना चाहता है जो दलविहीन हो, यानी बिना पॉलिटिकल पार्टी का देश चले। क्या ऐसा हो सकता है? अब देखिए, लोग जब आपका बुराई करना चाहें तो वो कुछ भी बोल के बुराई कर देगा। जयप्रकाश नारायण जी बोलता है क्या कि कम पैसे खर्च करो, कम से कम पैसा खर्चा कर दो ताकि गरीब से गरीब लोग चुनाव लड़ सके। लेकिन वो क्या कह दिया कि ये चाहता है कि बिना पॉलिटिकल पार्टी का दलविहीन लोकतंत्र हो लेकिन कोई पार्टी ना रहे। क्या इससे लोकतंत्र चलेगा? तो क्या जयप्रकाश नारायण जी ने ये कहा था? नहीं कहा था ना। उनका कहना क्या था कि दलविहीन का बात हम नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह का चीजों में है वो चीज को कम करना चाहिए, जो पैसे खर्च हो रहे हैं उस पर कम करना चाहिए खर्च वगैरह, बस यही है। अब आगे देखिए, फिर आगे देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता दे रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। टेंशन मत लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। और चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आप देखते हो बहुत मेहनत लगती है ना। चलिए, जहां तक वर्तमान आंदोलन का सवाल है, मेरी या अन्य किसी ना छात्रों की, ना विपक्षी राजनीतिक दलों की, ना सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है कि इसमें से दलविहीन लोकतंत्र पैदा होगा, विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। यानी ये कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई दलविहीन लोकतंत्र बने, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि विधानसभा भंग हो, बिल्कुल भी नहीं। 6 महीने बाद चुनाव होगा और कोई ना कोई चुनाव करवाएगा, कोई ना कोई इलेक्शन होगा, इलेक्शन में कोई ना कोई जीतेगा। विधानसभा के विघटन से संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्निर्वाचन होगा। यानी अगर विधानसभा का विघटन हो गया, विधानसभा खत्म हो गया, तो इसका मतलब यही है कि वर्तमान कानून के अंतर्गत फिर से चुनाव होगा। इसलिए सवाल उठता है, जैसा कि पिछले सप्ताह में कई बार उठा भी है, उस हालत में विधानसभा के विघटन से क्या फायदा होगा? विधानसभा जो खत्म हो जाएगा इससे क्या फायदा होगा? मुझे खेद है कि इसका उत्तर पिछले दिनों में बार बार दिया हूं। यानी ये कहा कि मुझे खेद है कि ये सवाल का जवाब मैंने कई बार दिया है, पर उसको समझाने की कोशिश थोड़े ही लोगों ने की है, लेकिन लोग समझते नहीं है इस बात को। इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं? जयप्रकाश नारायण जी क्या चाहते हैं? मेरा अपना विकल्प चूंकि नए ढंग का है, जो घिसे पीटे राजनीतिक चिंतन से अलग है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मेरा तरीका अलग है, मैं ये जो घिसा पीटा जो राजनीति होता है, मैं नहीं चाहता इस तरह का कुछ भी, इसलिए वह लोगों की समझ में नहीं आता, इसलिए लोगों की समझ में मेरी बातें नहीं आती, ये जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं। अगर मैं यह कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और उसके बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी। यानी जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि अगर मैं अभी बोल दूंगा कि अब मैं एक नया पार्टी बनाना चाहता हूं, तो सभी लोग मेरा आलोचना करेंगे, सभी लोग मेरा शिकायत करेगा, हाँ आ गया, ये पार्टी बनाना चाहता था और फालतू फालतू बड़ा बड़ा बात करता था, सभी लोग मेरा बुराई शुरू कर देंगे। यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा, सभी लोग मेरा बुराई करेगा। क्या कहेगा कि यह आदमी सिर्फ छात्रों का इस्तेमाल और जनता का इस्तेमाल सत्ता के लिए कर रहा है। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूं तो उसको समझने की कोशिश कम होती है, कोई समझना ही नहीं चाहता या नहीं होती है। तो ये क्या है मेरा कहना? संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान कर सके। आज के दिन जो लोग हैं, जो आम जनता, उसको कोई अधिकार नहीं है, बस छोटा सा अधिकार है कि वो वोट कर सके, बस यही अधिकार है। परंतु मतदान प्रक्रिया तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है ना। यानी आज के दिन जनता को क्या अधिकार है कि वो चुनाव नेता चुन लेगा। अधिकार मतलब आपके पास क्या अधिकार है? गरीबी मिटा नहीं मिटा, शिक्षा मिला नहीं मिला, हॉस्पिटल मिला नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वोट तो आप देने जाएंगे, किसी ना किसी को तो जिताएंगे, तो क्या फायदा? आज के दिन जनता को सिर्फ क्या अधिकार है? मतदान प्रक्रिया स्वच्छ होता है, बिल्कुल साफ सुथरा होता है, स्वतंत्र होता है। किसी पार्टी का मतदान जो होता है वो सभी के लिए बराबर होता है। ये नहीं कि ईवीएम हैक हो गया, ये हो गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ना उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है और ना चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश रहता है। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यानी जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जब चुनाव होता है, सब कुछ होता है, मतदान की प्रक्रिया होती है, सारी चीज़ बहुत अच्छी सी होती है, फिर भी लोग जो है क्यों यहाँ पर कुछ काम वगैरह नहीं हो रहा है? तो ये कहते हैं कि चुनाव के बाद प्रतिनिधियों पर उतना कोई अंकुश नहीं रहता। जैसे मान लो चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई मंत्री बन गया, तो ये बनने के बाद अब उस पर कोई रोक नहीं, अब वो 5 साल खुला राज करेगा, कोई अधिकार नहीं है जनता का। अब जो जो वादा किया था वो वादा पूरा किए या नहीं किए, ये सवाल करने वाला कोई नहीं। अगर वो आप पूरा नहीं करोगे तो आपके साथ क्या किया जाएगा, ये कुछ नियम नहीं। तो जयप्रकाश नारायण जी यही बात कहते हैं कि मतदाता हो गया, वो सरकार भी बन गया, प्रतिनिधि भी चुन गया, प्रधानमंत्री मंत्री सब बन गया, इनके बाद उन पर कोई रोक नहीं रहता। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये दोनों कमी दूर हो। अगर कोई काम करने का वादा करे और वो काम ना करे तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो। इस तरह का काम करना चाहते थे जयप्रकाश नारायण जी। समझिए उसका सोच को, समझिए कितना अच्छा सोच है। आज के दिन आप देखते होंगे बहुत सारे नेता आपसे बड़ा बड़ा वादा करके चला जाएगा,
बहुत सारे लोगों ने किया भी, लेकिन आपका काम नहीं किया। अब देखो, आप सोचो कि ऐसा लोगों का क्या भला हुआ। कोई भी काम पहले सोचो कि सरकार ने क्या काम किया, इस काम से लोगों का क्या भला हुआ। ये सवाल अपने दिमाग में सभी को लाना चाहिए कि लोगों का क्या भला हुआ, जनता का क्या भला हुआ। ठीक, बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, 5 साल राज कर लेते हैं, फिर आते हैं चुनाव मांगने, फिर हम लोग किसी को जिता देते हैं। तो ये चाहते थे कि कुछ ऐसा नियम बने, जो नियम ऐसा हो कि वो और कुछ कर ना पाए। सर आज होने वाला है सर। हाँ चलिए। अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसके बावजूद इसके लिए हमने लोकतंत्र की स्थापना की। विकसित देशों के लोकतांत्रिक समाज में जो प्रतिवादी शक्तियां यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती है, जनता का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों पर निरंतर रहता है, जो आज़ाद है, साहसी प्रेम पत्र पत्रिकाओं के रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय को वैचारिक और नैतिक असर होता है, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का यह नितांत अभाव है। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है। इस पूरी अंतरिम संरचना का क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन उसे उसके अभाव में आम जनता या मतदाता मतदान के लिए सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं और जनता का किसी प्रकार का अंकुश उन पर नहीं रहता, सिवाय इस डर के कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट नहीं दे, परंतु यह भय भी रुपया, जाति, बल प्रयोग, मिथ्या आदि के कारण निष्पन्न हो जाता है। एंड जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि सभी लोग चाहता है कि सरकार वादा करता है, सरकार कोई काम नहीं करता, लेकिन जनता के पास कोई पावर नहीं रहता कि उसको कुछ कर सके। फिर जब चुनाव की बारी होती है तो लोग जो पॉलिटिकल पार्टी वो रुपया देते हैं, जाति के आधार पर लोग वोट देते हैं, कोई ज़बरदस्ती वोट ले लेता है ना। इस तरीके से जो लोग हैं वो वोट दे देता है, फिर से वो जीत जाता है। चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वाधारा जनता जागृत हो गई है, वो आगे बढ़ रही है, कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थिति में बदलाव चाहती है। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूंगा कि आज जो असंगठित जनता, उसमें एक ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके। ये कहता है कि इसके अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाए कि सही आदमी का चुनाव कर सके, चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के आचरण पर यथासंभव अंकुश रख सके। इस संबंध में मेरे कई सुझाव, एक तो यह है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिल करके आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करें, अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाए उनमें से किसी को मान्य करें। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूट हुए बगैर ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेगी। इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों के संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। दूसरी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र से जीतेगा उसके भावी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेगी, और अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उनको इस्तीफा देने को बाध्य करेगी। इस प्रकार से जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा और आज की तरह उच्छृंखल, आज की तरह निरंकुश और स्वच्छंद नहीं हो पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और तो ये कहते हैं, दो बात ये कहता है कि जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। जनता जो है संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी, है ना। जनता के बारे में ये कहते हैं कि हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूट हुए बगैर ये समितियां अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेगी। यानी जनता, ये कहते हैं, दो चीज़ हम लोगों को करना पड़ेगा। एक ये चीज़ करना पड़ेगा कि हम लोगों को सही लोगों का चुनाव करना पड़ेगा। ये जो हम पैसे के, दारू शराब, पैसे या जाति धर्म के आधार पर जो बढ़ जाते हैं, ये चीज़ हम लोगों को छोड़ना होगा और सही उम्मीदवार का चुनाव करना पड़ेगा। उसके बाद चुनाव होने के बाद, इलेक्शन होने के बाद हम लोगों को जो जीत गया उस पर निगरानी रखना पड़ेगा, है ना। वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर काम नहीं कर रहा है तो वो इस्तीफा दे, वो रिजाइन दे। इस तरह का सरकार के सामने मांग करना पड़ेगा ताकि वो रिजाइन दे, फिर से नया आदमी को चुने। और इस डर से सभी नेता काम करें, क्योंकि वो डर खत्म हो जाता है। 5 साल तो मेरे पास है, क्या बिगाड़ लेगा, चलो रहने तो, काम हुआ नहीं हुआ। जब उसके अंदर डर होगा कि अभी इस्तीफा हमको देना होगा तो फिर वो डर से काम करेगा। ये दो चीज़ जयप्रकाश नारायण जी सभी को कहते हैं। इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना जरूरी है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना जरूरी है कि जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई है या बन रही है, उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है। यानी ये कहते हैं कि छात्रों का काम सिर्फ शासन से लड़ना नहीं है, सरकार से लड़ना नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के खिलाफ संघर्ष करना का है। और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण काम रहेगा। गांव में छोटे अफसर या कर्मचारी की, चाहे वो पुलिस की हो या अन्य किसी भी प्रकार की जो घूसखोरी चलती है, उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही। ये कहते हैं कि हम लोग जो सिर्फ सरकार के खिलाफ लड़ते हैं और हम लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, ये खत्म हो, अन्याय खत्म हो, ये खत्म, वो खत्म, जो हम लोग सिर्फ करते हैं, इससे नहीं होगा।
हम लोगों को जो हमारे समाज में, जो हमारे गांव में घूसखोरी चल रहा है, जो लोग छोटे छोटे ऑफिसर जो घूस ले रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन लोगों पर भी निगरानी रखनी होगी। जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं होता, उनका भी कंप्लेन करना होगा। सिर्फ प्रशासन के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो ये कहते हैं कि बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। गांव के जो छोटे अफसर हैं, जो कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिस हो या कोई भी किसी भी प्रकार का अधिकारी हो, अगर यहाँ पर घुसखोरी चलती है तो उसके खिलाफ हम लोगों को संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा। साथ ही साथ जिन बड़े बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्ती की है, बेनामी बेईमानी करके किसी भी प्रकार का काम किया हो, उनका भी विरोध समितियां करेंगी और उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करना होगा। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं। मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्यायों को भी रोकेंगी। इस प्रकार से जनता की या छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कायम रहेगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगी। तो फाइनली जो सरकार का डिमांड रहता है, जयप्रकाश नारायण जी का रहता है कि हम लोग जो सिर्फ सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, ये तो सही है, लेकिन सिर्फ सरकार के खिलाफ लड़ने से नहीं चलेगा। सिर्फ शासन प्रशासन के खिलाफ नहीं, हम लोगों को समाज में किसी भी गरीब से गरीब, निचले से निचले जाति के साथ अगर अन्याय हो रहा हो तो वहां पर भी हम लोगों को अपना आवाज उठाना पड़ेगा। ये कहते हैं सरकार हम लोगों से। ठीक, तो प्यारे बच्चों, फाइनली ये चैप्टर हम लोगों का होता है समाप्त। और ये चैप्टर का हमने आपको लेखक परिचय पढ़ाया, फिर संपूर्ण हिंदी अर्थ पढ़ाया। इसके बाद इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, फिर ये चैप्टर फाइनली समाप्त हो जाएगा। जो भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्यारे बच्चों, 2025 के लिए जो है हम लोग नया बैच शुरू कर चुके हैं। जिनको नहीं पता है, बहुत ही बढ़िया लेवल से आपकी पढ़ाई होती है प्यारे बच्चों। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होंगे आपके। तो आप अगर सफलता बैच में ज्वाइन नहीं किए हैं, 2025 की तैयारी करने के लिए आप सफलता बैच को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए आप तनु क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या आप नंबर दे रहे हैं 8709910975। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज या कांटेक्ट करके जानकारी ले लीजिए, या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको तनु क्लासेस ऐप का लिंक मिल जाएगा। सारी चीज़ें मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा और कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच। और एमडी रुस्तम, शायद आप लोगों अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, है ना। बहुत मज़ा आया हमें कि आप अंत तक जुड़े रहे। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अभी शायद आपकी क्लास होगी 8:30 बजे होने वाली थी। अगर 8:30 बजे नहीं हुआ तो 9 बजे आपका होगा ऐप में, सफलता बैच में, तो उसमें आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।